सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दी गई थी। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट इज ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। देखिए आर का जो फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, दैट इज रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है, तो मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो एक फैक्टर तो हो गया नेचर ऑफ मटेरियल। सेकंड इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। थर्ड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कि जिस वायर को आप यूज कर रहे हो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पतला है या पतली वायर है या थिक वायर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source। ठीक है, अब देखो सेम सोर्स का मतलब ये है कि वोल्टेज जो V है वो बराबर है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज बराबर आ रही है। ठीक है, अब जब मटेरियल सेम है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो मतलब I इंटू आर जो है, अगर R की वैल्यू बढ़ जाती है तो I की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा। तो कितना करंट जाएगा ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और R की वैल्यू कम होगी तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो थिक वायर के थ्रू करंट ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा बिकॉज उसका रेजिस्टेंस कम होता है। देन थर्ड, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मान लीजिए हमारे पास एक हीटर की कॉइल है। ठीक है, तो इसके दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले V था। ठीक है, अब ये जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तो हम कॉइल की लेंथ चेंज कर रहे हैं, ना एरिया ना मटेरियल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन्होंने मेंशन भी किया कि रिमेन्स कांस्टेंट, तो R तो कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल जो अप्लाई किया था इसको आप डिक्रीज कर देते हो इसकी हाफ वैल्यू तक, मतलब पहले पोटेंशियल V था, अब V/2 कर दिया, तो देखो V इज इक्वल टू आई आर, R हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया तो V डायरेक्टली अब I को अफेक्ट करेगा, मतलब V को चेंज करोगे तो I चेंज होगा, क्योंकि R तो कांस्टेंट है। तो V को हाफ कर दोगे तो I भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो करंट गेट्स I/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal। देखो जब भी आप आयरन यूज़ करते हो घर में प्रेस करने के लिए या टोस्टर यूज़ करते हो, ठीक है, टोस्ट बनाने के लिए, तो उनका पर्पस क्या होता है, हीट करना। ठीक है, अब जब भी किसी कॉइल के थ्रू करंट पास करेगा और उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो काफ़ी सारी एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, तो ये होता है कि जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही हीट जनरेट होगी। तो अलॉय मटेरियल जो हैं इनका रेजिस्टेंस प्योर मेटल से ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट करेंगे तभी तो आपका टोस्टर और आयरन काम कर पाएगा। सेकेंडली, अलॉय की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, जबकि प्योर मेटल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, पर अलॉय इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो ये भी उनका बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट इज द यूजिंग द डेटा इन द टेबल। तो टेबल 12.2 से आप ये दोनों क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि अमंग आयरन एंड मर्करी कौन बेटर कंडक्टर है। देखो कंडक्टर अच्छा वो होगा जिसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी, तो रो की वैल्यू आप आयरन और मर्करी के लिए देख के कंपेयर करो, जिसका रो कम होगा वो अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, और बेस्ट कंडक्टर कौन है,
सिल्वर के लिए रो की वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये हो गए प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस। अब मूव करते हैं टुवर्ड अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट इज, अब आपके नेक्स्ट घर पे करने के लिए दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब हम सेल्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सेल के बारे में, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि सेल कैसे काम करता है या बैटरी कैसे काम करती है, तो उसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आदमी यहाँ पर दिखाया गया है जो एक बड़ा सा रेड बैग लेके चल रहा है। तो दिस इज मिस्टर कूलम। ठीक है, तो दिस पर्सन रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज। मान लो ये 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, और ये जो रेड बैग है ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जैसे ये बैटरी से आगे निकला है, इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भरी हुई है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, दिस पर्सन इज द चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भरा हुआ है। अब वो धीरे धीरे चलता है, चलने में एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये जो बंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, एनर्जी उसकी कम होती गई, थकता गया और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरी एनर्जी कंज्यूम कर दी। फिर बैटरी तक पहुँच गया, बैटरी इसको फिर से एनर्जी दे देगी। तो फिर जब बैटरी से आगे निकलता है फिर एनर्जी से निकलता है। तो बैटरी का काम चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना है ताकि वो पूरे सर्किट का चक्कर लगा के वापस आ सके। जैसे कि पंप अगर यहाँ लगा होता तो पंप का काम पानी को इतना प्रेशर या इतनी एनर्जी देना है कि पानी नीचे से ऊपर जा सके, ऊपर से नीचे तो आ जाएगा, फिर से उसको एनर्जी दो, फिर से नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दिस डिपिक्शन, इस डायग्राम से भी आप जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन। देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारे पास 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, और टर्मिनल्स हैं ए और बी। अब इनकी जो पोलैरिटी है देखो किस तरह से अटैच्ड है, अटैच्ड हैं सीरीज में। ठीक है ना, क्योंकि एक के बाद एक लगे हुए हैं। पर पहला ये जो पॉजिटिव पोल है फिर नेगेटिव है, अगले वाले का भी पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो मतलब दोनों उसी पोलैरिटी में लगे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब सेम पोलैरिटी में लगे होते हैं तो वोल्टेज ऐड हो जाती हैं। तो ये नेट 3 वोल्ट की बैटरी की तरह काम करेगा। ओके, तो जब सीरीज में सेम पोलैरिटी में लगे हों तो ऐड कर दो उनकी पोटेंशियल की वैल्यूज। दूसरे सेकंड सेटअप में यहां भी 2 सेल लगे हैं, पर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट है, सीरीज में है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो नेट 0 वोल्ट। ठीक है, थर्ड केस, यहां पर ये दोनों सेल पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल में याद रखो, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। क्यों? क्योंकि ये वाला सेल कहाँ कनेक्ट है? एक टर्मिनल इसका ये होगा और दूसरा टर्मिनल ये। इस सेल का भी एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, और ये 2 टर्मिनल तो फिक्स है। तो दोनों सेल इन दोनों टर्मिनल के बीच में लगे हैं। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो जब आप बैटरीज को या सेल्स को पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल। तो अब कुछ बच्चों को ये थॉट आना चाहिए कि अगर हमने 2 सेल पैरेलल में लगाए फिर भी हमें उतनी ही वोल्टेज मिल रही जितनी एक सेल की थी, तो हम क्यों 2 सेल लगाएं, क्यों वेस्ट करें? क्योंकि एक सेल लगा के भी आपको 1.5 वोल्ट मिल रहा है, 2 लगा के भी, 3 भी लगा के, 4 लगा के भी, जितने मर्जी पैरेलल में लगाते जाओगे उतना ही मिलेगा। पर इसका बेनिफिट क्या है? दिस एक्ट्स एज अ बिगर सेल। ठीक है,
ऑफ 1.5 वोल्ट एंड विल लास्ट लॉन्गर। ठीक है, आपको साथ साथ में नोट भी करना है। बिगर सेल का मतलब ये है कि अब आपके घर में चार्जर है, मान लीजिए मोबाइल चार्ज करने के लिए आप एक पावर बैंक लेते हैं। एक पावर बैंक है आपका 5000 mAh का, ठीक है, दूसरा है 10,000 mAh का। ठीक है, दोनों से मोबाइल ही चार्ज होगा, दोनों से बराबर ही स्पीड पे चार्ज होगा अगर उनकी आउटपुट सेम है तो आउटपुट सेम है। ठीक है, पर 5000 वाले से अगर आप अपने मोबाइल को 2 बार चार्ज कर पाते हो तो 10,000 वाले से 4 बार कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये 1.5 वोल्ट की अगर एक बैटरी आप लगाते तो वो थोड़ी देर चलती। ठीक है, पर पोटेंशियल कितना देती? 1.5 वोल्ट। 2 लगाने से क्या होगा, अब भी पोटेंशियल 1.5 वोल्ट ही रहेगा, पर ये एक बड़े सेल की तरह काम करेगा जो ज़्यादा देर तक चलेगा। तीसरा सेल लगा दूंगा तो सिस्टम और देर तक चलेगा। ठीक है, तो वोल्टेज उतनी ही प्रोवाइड होगी पर ज़्यादा देर के लिए प्रोवाइड होगी। ठीक है, सो ये पर्पज़ है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सीरीज में पोटेंशियल ऐड होते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पर सेल एक्ट्स एज अ बिगर सेल। अब वी विल डू सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, यू हैव टू ट्राई दीज 2 प्रॉब्लम्स। यू हैव एग्जैक्टली 3 मिनट्स फॉर दीज 2 प्रॉब्लम्स। तो अब देखते हैं कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। देखो, 5 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 12.5 इंटू 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ अ कंडक्टर। तो आपके पास कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए इस लेंथ का, तो ये एंड ए है, ये एंड बी है। तो ए से लेके बी तक इतने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में आपका 5 जूल वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स। देखो, जब भी चार्ज को मूव करना होता है तो कुछ वर्क करना पड़ता है। तो ये आपके पास चार्ज है, ये आपने वर्क किया, और चार्ज, वर्क और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, वर्क आपको गिवन है, चार्ज आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, डायरेक्टली आपको चार्ज नहीं दिया हुआ, पर हम जानते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 6.25 इंटू 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली 1 कूलम्ब। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे मिला के 1 कूलम्ब चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? 1/6.25 इंटू 10 raised to power 18। ठीक है, और 12.5 इंटू 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वो 2 कूलम्ब। तो चार्ज आ गया 2 कूलम्ब, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हुई? 5 जूल डिवाइड बाय 2 कूलम्ब, दैट इज 2.5 वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलम्ब इज वोल्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ी है, पर डेटा पे ध्यान दो कि डेटा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। पोटेंशियल की वैल्यू आपको 0.5 वोल्ट दी हुई है, चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है, उसको इन्फिनिटी से मतलब काफ़ी दूर से ला रहे हैं हम इस फील्ड में। ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं से लेके आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल दिया है, चार्ज दिया है और वर्क पूछा हुआ है, तो डायरेक्टली वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसको यूज करके 0.5 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन इज अननोन डिवाइड बाय 3 कूलम। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 1.5 जूल्स। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल था। तो स्टेटमेंट से कभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की ट्राई करनी है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। नाउ ट्राई द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यू अगेन हैव 2 मिनट्स।
ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट. तो दो एंड्स पे 10 और 5 का पोटेंशियल है. तो मान लो ये मेरा कंडक्टर है, इसके इस एंड पे 10 वोल्ट का है, दूसरे एंड पे 5 वोल्ट है. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 10 माइनस 5 दैट इज 5 वोल्ट्स. ठीक है ना, मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना. तो 10 माइनस 5 इज 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. एंड 5 जूल ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन. वर्क कितना है? 5 जूल्स टू मूव अ सर्टन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम एंड एट हायर पोटेंशियल. ठीक है, 10 वोल्ट से 5 वोल्ट तक लाने में 5 जूल वर्क करना पड़ता है. अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? तो सीधी सी बात है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे. तो पोटेंशियल इज 5, वर्क इज 5, चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम. ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन थे. अब मूव करते हैं टुवर्ड अवर फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करवा देता हूं, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ. 3 2-volt cells are connected in series and used as the supply for a circuit. तो 3 सेल हैं हमारे पास 2 वोल्ट के, उनको सीरीज में लगाया हुआ है. ठीक है, और एज अ सप्लाई फॉर अ सर्किट यूज कर रहे हैं. तो 1 2 3. ठीक है, सीरीज में लगाए. ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट. तो ओवरऑल ये सिस्टम सीरीज में सेम पोलैरिटी पे लगे हुए हैं, तो 6 वोल्ट का सिस्टम बन जाएगा. ठीक है, तो जिस भी सर्किट में, मान लीजिए यहां पर एक इसका सर्किट है, तो सर्किट को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट कितना है? 6 वोल्ट. तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल्स ऑफ द सप्लाई? तो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. सेकेंड, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल एंड ऑल 3 सेल्स? देखो, 1 कूलम के चार्ज को अगर एक सेल के थ्रू पास करना हो तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा? तो देखो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. W इज द वर्क और एनर्जी. तो W कितना आ जाएगा? V इंटू क्यू. तो एक सेल के वोल्टेज कितनी है? 2 वोल्ट. चार्ज कितना ले रहे हैं हम? 1 कूलम. ठीक है, तो वर्क कितना आ जाएगा? 2 जूल. तो 1 कूलम एक बैटरी के थ्रू पास करेगा तो 2 जूल एनर्जी गेन करेगा. तीनों के थ्रू पास करेगा तो कितना गेन करेगा? 2 + 2 + 2 6 जूल्स. तो एक सेल के थ्रू 2 जूल और ऑल 3 सेल्स के थ्रू 6 जूल्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, साथ में नोट कर लिया. अब मूव करते हैं टुवर्ड नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम. यहां पे हमारे पास मेंशन किया हुआ है कि एक सेल 1.5 वोल्ट का है. अब ये 3 कनेक्शन दिए हुए हैं. ठीक है, इन तीनों कनेक्शन में इस और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच की नेट वोल्टेज आपको बतानी है. नेट वोल्टेज कितनी बन रही है? ठीक है, और जितने भी सेल यूज हुए हैं वो सारे 1.5 वोल्ट के हैं. ठीक है, तो यू शुड टेक मैक्सिमम 1 मिनट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका. देखो, ये दोनों सेल सेम पोलैरिटी में लगे हैं, तो 1.5 वोल्ट मीन्स ये टोटल 3 वोल्ट का है, ये वाला भी टोटल 3 वोल्ट का है. तो ये 2 सीरीज में थे तो ऐड किए, ये 2 सीरीज में थे ऐड किए, पर ये जो दोनों 3 वोल्ट के सेल हैं ये आपस में क्या है? पैरेलल में है. ठीक है, क्योंकि सेम ब्रांच के क्रॉस लगे हुए हैं. मतलब इस टर्मिनल में ऊपर की तरफ 3 वोल्ट है, नीचे भी 3 वोल्ट है. पैरेलल में रहने पे वोल्टेज सेम रहती है, तो टर्मिनल्स के अक्रॉस नेट वोल्टेज कितनी आएगी? 3 वोल्ट. सेकंड में
4 सेल लगे हैं और सेम पोलैरिटी है, तो चारों ऐड हो जाएंगे 6 वोल्ट। यहाँ पर ये और ये दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी में है, ये और ये भी ऑपोजिट पोलैरिटी में है, ठीक है। तो दो एक पोलैरिटी में और दो बिल्कुल उल्टे हैं, तो 2 और -2 मतलब 2 सेल ऐड होंगे, 2 सेल सब्ट्रैक्ट होंगे, तो टोटल 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। ओके, तो आई थिंक दिस मच ऑफ क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद द रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में अटैच करेंगे। तो जब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, ठीक है, ये 3 कॉइल्स के रेजिस्टेंस मेंशन्ड है और इन तीनों कॉइल्स को हमने इस ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो XY ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके क्रॉस एक ब्रांच पे R1 लगा है, एक ब्रांच पे R2 और नीचे वाली ब्रांच पे R3। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं सर्किट में, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, और यहाँ पर दिस इज द सेल और बैटरी, ठीक है। अब दिस इज द एक्टिविटी 12.6 इन द NCERT बुक्स। तो देखो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये वाला सेटअप तैयार कर दिया लैब में। ओके, सारे रेजिस्टर्स को, एमीटर को, सेल को, की को, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर रीडिंग में क्या देगा, ये देगा x और y पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मान लो इसकी जो रीडिंग है वो आ रही है v, तो ये जो v पोटेंशियल डिफरेंस है यही R1 के अक्रॉस है, यही R2 के अक्रॉस भी है और यही R3 के अक्रॉस भी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा हमारा कि नोट डाउन वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग्स, ठीक है। साथ साथ में आपको नोट डाउन भी करना है अगर आप करना चाहते हैं, तो वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग्स हमें मिल जाएंगी। ओके, तो अगर हमारी रीडिंग V है तो हम बोलते हैं कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। और I हो जाएगा करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो ये जो I करंट है ये यहां से चला, अब यहां पर जब ये I करंट पहुंचेगा तो उसको 3 ब्रांचेस मिल गई, तो ये तीनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लेते हैं ऊपर वाली ब्रांच में गया I1, बीच वाली ब्रांच में गया I2 और नीचे वाली ब्रांच में गया I3। आगे मिलके ये फिर से I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलके I ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको समझ भी आना चाहिए कि करंट कभी बीच से गायब नहीं हो सकता। अगर यहाँ से मान लो पानी जा रहा है और आगे वो 3 और पाइप्स में डिवाइड हो गया, उन पाइप से जब वो निकलेगा तो फिर से बना के उतना ही पानी होगा ना जितना इनिशियली आ रहा था, ठीक है। तो जितना भी करंट जाता है, करंट सर्किट में कभी गायब नहीं हो सकता। ओके, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हमेशा I के ही बराबर होंगे, ये मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ। अब इसको हम यहाँ पर प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल हमारा एक काम हो गया कि वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग्स आ गई। अब सेकेंड टाइम क्या करना है आपने, नाउ टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, ठीक है। सर्किट को ओपन कर दिया, अब वोल्ट मीटर और एमीटर को हटाओ, हटा के वोल्ट मीटर को पहले R1 के अक्रॉस लगाओ, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस। अब ये वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग देगा, अब ये वोल्ट मीटर देगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ठीक है। और एमीटर को हटा के आपने ऊपर वाले सर्किट में लगा दिया। अब ये एमीटर क्या देगा, करंट इन दिस ब्रांच, और इस ब्रांच में कितना करंट था, हमने I1 लिखा है, तो ये एमीटर अब आपको I1 की वैल्यू देगा। दूसरी बार अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अब इस वोल्ट मीटर को यहां से हटा के R2 के पैरेलल में लगा देना है, एमीटर को दूसरी वाली ब्रांच में लगा देना है I2 में। तीसरी बार
वोल्ट मीटर को R3 के अक्रॉस और एमीटर को इस ब्रांच में, तो I3 मेजर होगा। तो हमारे पास 3 और रीडिंग्स आएंगी, ठीक है। एमीटर की रीडिंग्स आ जाएंगी I1, I2 और I3। वोल्टेज की रीडिंग क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो बराबर आ रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास करंट की अब 3 वैल्यूज आ जाएंगी तो वी ऑब्जर्व, ठीक है, जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर आप करते हैं तो वो I के ही बराबर आता है, ठीक है। और टोटल करंट इन द सर्किट I क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब क्योंकि यहां पर तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसको RP लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आ गई आपके पास कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू टोटल करंट I, और टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ I1 क्या होगा? करंट इन द फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, पर रेजिस्टेंस कितना है? R1। वैसे ही I2 क्या हो जाएगा? V अपॉन R2, ठीक है ना। ये तो पता है ना आपको कि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, क्योंकि तीनों पैरेलल में लगे हैं और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो I3 हो जाएगा V अपॉन R3, ठीक है। अब यहां पर एक चीज को आप थोड़ा दिमाग लगा के समझो। V तो हो गया कांस्टेंट, इन तीनों के लिए V है पोटेंशियल। R1 अगर बड़ा होगा तो I1 छोटा होगा। R2 मान लो अगर छोटा है तो I2 बड़ा हो जाएगा। मतलब जब करंट बढ़ता है ब्रांचेज में, जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होता है वहां ज़्यादा करंट जाता है। तीनों ब्रांचेज में मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं कि तीनों ब्रांचेज का रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे बराबर है, तीनों का बराबर है, तो करंट फिर तीनों में ही बराबर जाएगा, ठीक है। 1/3, 1/3 एंड 1/3। पर अगर तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसमें सबसे ज़्यादा करंट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करंट डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये I1, I2, I3 हमने लिख दिया, इनको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, I को क्या लिखते हैं? V अपॉन RP, I1 को V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। वोल्टेज कॉमन आएगी, कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल जो आपके पास फॉर्मूला है कि 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो नेट रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। 3 लगे हों तो 1 अपॉन R1, R2, R3, 4 हों तो प्लस 1 अपॉन R4, 5 हो, ठीक है। तो 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और उनका सारा सम करते जाएंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल्स का सम यहाँ पे करना होता है, ओके। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 4 ओम का, ठीक है। अब क्या होगा? दोनों के क्रॉस पोटेंशियल तो सेम होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? R आएगा। R कैसे होगा? 1 अपॉन R क्या होगा? 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो यहां से आप R को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 8/6। तो ये जो R आया आपका, ये 8/6, मतलब ये दोनों रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है ये 8/6 ओम के बराबर काम करेगा, ओके। अब इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम 1-2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं पहले 12.8, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन यू विल ट्राई द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर 12.10, 12.10 का वही डायग्राम था जो हमने ऊपर देखा कि 3 रेजिस्टर हैं
R1, बीच में है फिर R2 और उसके नीचे लगा है R3। ठीक है, तो ये है 12.10 का डायग्राम और एक सेल कनेक्टेड है। यहाँ पर एमीटर होगा, उसको लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब R1, R2, R3 की वैल्यूज इन्होंने दी हैं। R1 कितना दिया है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। बैटरी है 12 वोल्ट की। कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। ठीक है, हर एक रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है। देखो, मान लो यहां पर गया I1, यहां पर गया I2, यहां गया I3 और जो टोटल आ रहा था सिस्टम में करंट वो था I। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और I1 क्या होगा, इस ब्रांच का करंट कितना होगा, इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है। तो इन दोनों पॉइंट्स, ठीक है, मान लो मैं इसको A बोलता हूँ और इसको B बोलता हूँ, तो मतलब A और B के बीच में जो टोटल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो है 12 वोल्ट का। तो ये 12 वोल्ट 5 ओम के अक्रॉस भी है, 10 के अक्रॉस भी है और 30 के। तो तीनों रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स के अक्रॉस बराबर पोटेंशियल है। तो I1 कितना हो जाएगा V/R1, मतलब 12/5। ठीक है, I2 कितना हो जाएगा 12/10 और I3 विल बी 12/30 यूनिट्स एम्पियर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2.4 एम्पियर। दूसरा आ जाएगा आपके पास 1.2 एम्पियर और ये आ जाएगा आपके पास 0.4 एम्पियर। तो ये तीनों निकल गए ना। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब टोटल करंट I कितना होगा, तीनों का सम, दैट इज 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इतने एम्पियर। तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर टोटल करंट। अब हमें पता है कि टोटल करंट क्या होता है, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस RT। टोटल पोटेंशियल है 12, RT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और I कितना दिया है 4। तो 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय RT। तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 12/4, दैट इज 3 ओम। तो इन तीनों का रेजिस्टेंस मिला के 3 ओम आएगा। अब इसको और भी कैसे कर सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि R1/RT इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो यहाँ से सॉल्व करके भी आपके पास RT निकल जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा लो या इंडिविजुअल करंट निकाल के टोटल करंट आ जाएगा, उसको टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय RT करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द solution. Now you can note it down. Okay, so first you note it down, then you will solve the next problem. Okay, so now this is the next problem 12.9. यहाँ पर फिगर दिया गया है, दिस इज द फिगर, R1, R2, R3, R4, R5, 5 रेजिस्टेंस लगे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट इन द सर्किट फाइंड करना है। ठीक है, नाउ यू ट्राई इट। आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम आप ले सकते हो। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या होगा इस सेटअप पे। देखो, R1 और R2 को अगर लिखें हम, कितना है 10 और 40, ये 10 है और ये 40 है, ये दोनों पैरेलल में। तो 10 और 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये मिला के एक रेजिस्टेंस आ जाएगा ना रिजल्टेंट। इन तीनों का मिला के भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा।
तो इसी सर्किट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा। ठीक है, ये बैटरी होगी 12 वोल्ट की। ये रेजिस्टेंस कितना है, 10 और 40 का रिजल्टेंट निकाल लो, 1/10। तो इसको निकालने के लिए हम बोल सकते हैं कि 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। ठीक है, इस वाले बात कर रहा हूं मैं। अब इससे आप R की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 8। तो 8 ओम इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब आपने एक चीज़ नोट की कि पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस लगते हैं ना, एक 10 का था और एक 40 का था, पर जो रिजल्टेंट आया वो 10 से भी कम है और 40 से भी कम है। मतलब पैरेलल में जब भी कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो, रिजल्टेंट सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा ही आता है। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 2 ओम लगाता तो रिजल्टेंट की वैल्यू 2 से भी छोटी आती। ठीक है, सेकेंड वाले में ट्राई करते हैं। R3 कितना है, 30, R4 है 20 एंड R5 इज 60। तो इस वाले सर्किट का टोटल कितना होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा टोटल 10। तो ये वाली वैल्यू 10 आई ना। तो 30, 20 और 60 में सबसे छोटी वैल्यू थी 20, तो रिजल्टेंट 20 से भी कम आया। अब मुझे बताओ, ये 8 ओम और ये 10 ओम पैरेलल है या सीरीज में है? कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि देखो सर, देखो एक ऊपर है और एक नीचे है तो शायद पैरेलल हैं। बेटा पैरेलल ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप चले, पहला रेजिस्टेंस मिला, उसी के आगे मिल गया ना दूसरा। ऐसा तो नहीं था कि आप इस ब्रांच में गए तो एक मिला, नीचे वाली ब्रांच में गए तो दूसरा मिला। एक ही रास्ते पे आपको दोनों मिल गए। तो जब दोनों एक ही रास्ते पे मिल गए मतलब दोनों सीरीज में है, तो बोथ आर इन सीरीज। और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो मतलब इस सर्किट का टोटल क्या होगा, 10 + 8 18 ओम रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट की बैटरी। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 12/18 एम्पियर, दैट इज 0.67 एम्पियर। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है ना, एक बार इसको फिर से देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट, आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम ये है। ठीक है, यू फर्स्ट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एंड उसके बाद आपको ये क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो द नेक्स्ट लेक्चर हम दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे एंड फिर मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। पर उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि थोड़ी और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर, और थोड़े पुराने कॉन्सेप्ट्स को भी आपके रिवाइज कराया जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।